ये खंड स है और इस खंड का जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 के कुछ भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम का भाग देखते हैं। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यानी हमें द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा की परिभाषा पूछी गई है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसे मास लॉस या मास डिफेक्ट कहा जाता है। किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, लेकिन स्पेक्ट्रोग्राफ से मापने पर नाभिक का जो द्रव्यमान है वो हमें कम प्राप्त होता है, जबकि होना क्या चाहिए, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉन से बना होता है तो उसके योग के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ से उसका द्रव्यमान नापते हैं तो वो उनके योग से कुछ कम प्राप्त होता है। नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान जो मापा गया है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों के योग से बना है, और जो मापा गया है मापित द्रव्यमान, उन दोनों का जो ये अंतर होता है, यही अंतर नाभिकीय द्रव्यमान क्षति कहलाती है। मान लीजिए कोई नाभिक X है और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं Z हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या A है, जो कि बराबर होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर। तो इसके लिए जो वास्तविक द्रव्यमान होगा, वास्तविक द्रव्यमान, और ये होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन होंगे या इसमें A माइनस जेड, यानी इस योग में से प्रोटॉन को माइनस करने पर, और इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस इनके दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर इसका वास्तविक द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जो स्पेक्ट्रोग्राफ से मापने पर जो हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है वो द्रव्यमान यहाँ m है, जो कि कुछ कम प्राप्त होता है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है डेल्टा m मान लेते हैं उसे, वो किसके बराबर होगा, वो होगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस m के बराबर होता है। तो यही जो मास डिफेक्ट है, जो अंतर है, यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति। और इसी ये जो है चला कहाँ जाता है, वास्तव में ऐसा होता है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब पास में लाके नाभिक बनाया जाता है तो इनको आपस में चिपकाने के लिए एक न्यूक्लियर फोर्स बनती है। तो यह समझ लीजिए कि इसके लिए एक हाई ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए ही ये मास जो है लॉस होता है, जिससे ये ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम बंधन ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, या इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अति निकट लाकर नाभिक का निर्माण किया जाए तो द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि द्रव्यमान क्षति हमने अभी परिभाषा में देखा था, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी वहाँ जो नाभिक जिस ऊर्जा से बनता है उस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और नाभिक को तोड़कर, ये इसी की परिभाषा समझ लीजिए, या हम इसको उल्टा समझें तो नाभिक को तोड़कर उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को मुक्त करवाया जाए। यानी यदि ये कोई पूरा नाभिक है, इसे बनाने में जो ऊर्जा लगी होगी, और यदि हम इस हर न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी हर न्यूक्लियन को अलग अलग करना चाहें तो मुक्त करवाने में जितनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कह सकते हैं, या वह नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि जितनी ऊर्जा इसको बनाने में लगी है उतनी ही ऊर्जा इसको अलग करने में लगेगी। नाभिकीय बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है, क्योंकि जो आइंस्टीन ने अपना फेमस सूत्र दिया था
आइंस्टीन के अनुसार जो हमारी नाभिकीय बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी, वो बराबर होती है द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, जहाँ सी जो है प्रकाश का वेग होता है। और यदि इसको जब हम एएमयू में कैलकुलेट करते हैं तो यही बाइंडिंग एनर्जी जो है मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। और यदि हम ऐसा करना चाहें कि अगर हमें मास दिया है और हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट जो है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 का ख है। क्राउन कांच से द्व अवतल लेंस बनाना है और लेंस की पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5D हो और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो हमें एक तो लेंस की क्षमता P दिया है जो कि -2.5 डायोप्टर है, और उसके अलावा हमें यहाँ अपवर्तनांक 1.65 दिया है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा 1/f फोकस दूरी का, वो होता है n-1 इंटू 1/r1-1/r2। तो ये जो P है, P बराबर 1/f होता है फोकस दूरी, और यदि मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहूँ तो ये 100/f होता है। तो यहाँ से मैं यदि f निकालना चाहूँ तो यही f जो है 100/p के बराबर होगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो है हो जाएगा 100/-2.5। तो दशमलव हटाने पर एक जीरो बढ़ेगा और 25 से ये 4 बार यानी 40 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी होगी वो माइनस के 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके अलावा ये दो अवतल लेंस है, तो जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी वो दोनों बराबर होंगी लेकिन विपरीत चिन्ह की होंगी। तो मैं R1 की जगह पर -R2 या R2 की जगह पर -R1 लिख सकता हूँ। तो यही जो है फॉर्मूले में मान रखने पर ये 1/-40 और यहाँ n की वैल्यू 1.65, n की जो वैल्यू है यहाँ 1.65 रख लेते हैं -1, और 1/r1 -1 इसको मैं -r1 लिख लेता हूँ। यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि R2 बराबर मैंने -r1 रख लिया है। तो ये हो जाएगा, और वो क्या, इसको हमने अभी जो काटा था तो मैं इसको ज्यों का त्यों यदि लिखना चाहूँ तो ये माइनस के 2.5 ही होगा, और ये जो है 0.65 बचेगा, और ये बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2, और ये होगा माइनस के 2.5 अपॉन 0.65, और बराबर हो जाएगा 2/r1। और इसे सॉल्व करेंगे तो दशमलव से एक जो है एक जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव से दशमलव हटेगा, माइनस के 250/65 बराबर 2/r1। 5 से काटते हैं इसको 13 बार, और इसको यदि 5 से काटोगे तो ये मिलेगा 5×5 = 25 यानी 50। 2 से इसको काटोगे तो ये 25 बार कटेगा। ये हो जाएगा 25 इंटू R1 बराबर 13, या R1 बराबर -के 13/25,
और ये जो आंसर होगा यहाँ ये मीटर में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ जो है इसको न रख के यहाँ से सीधे इसी का मान रखा है डायोप्टर में। और यदि मैं इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो 13/25 गुणा 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, और 25 से कटेगा ये 4 बार, और ये होगा -52 सेंटीमीटर। यानी R1 की जो वैल्यू है वो -52 सेंटीमीटर है, और यदि यहाँ R2 निकाला जाएगा तो ये प्लस के, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस के आएगा 52 सेंटीमीटर। यानी जो लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं हैं पृष्ठों की वो -52 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर होंगी। ये प्रश्न संख्या तीसरे का गा है। पीएन संधि डायोड का अग्र अवनति स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो अग्र अवनति यानी फॉरवर्ड बायसिंग में स्थिति में प्रचालन इस प्रकार समझाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार है देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें अग्र अवनति स्थिति समझनी होगी, यानी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को सकारात्मक वोल्टेज ध्रुव, या ऐसे कह सकते हैं इसको पॉजिटिव के साथ, और एन प्रकार के अर्धचालक को नकारात्मक वोल्टेज ध्रुव या नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस अग्र अवनति स्थिति कहा जाता है इसे। यानी जो अर्धचालक यानी जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, एन और ये पी टाइप, पॉजिटिव पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को यदि नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरा पॉइंट इसमें हमें अवक्षय परत को समझना होगा। ये अवक्षय परत होती है, इसको डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। इसकी मोटाई कम होती जाती है फॉरवर्ड बायसिंग में। अग्र अवनति स्थिति में पी प्रकार और एन प्रकार के बीच का जो अवक्षय परत या रुकावट क्षेत्र होता है वो पतला हो जाता है। यानी जब पी प्रकार और एन प्रकार के बीच में जो डिप्लेशन लेयर होती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ होल्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल्स को पास वाली जगह को जब भर देते हैं तो ये लेयर जो है यहाँ पतली होती चली जाती है, क्योंकि बाहरी वोल्टेज पी प्रकार के होल्स और एन प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को जो जंक्शन की ओर धकेलता है। यानी जो बाहर से जो लगा होता है ये इसकी ओर धीरे धीरे भरते चले जाते हैं, और इस रुकावट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डिप्लेशन लेयर जो है लगभग खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें समझना होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का पुनर्संयोजन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है डिप्लेशन क्षेत्र को या रुकावट को पार करते हैं तो पुनर्संयोजन जो है करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप करंट का प्रवाह होता है। यह करंट बाहरी सर्किट में तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक अग्र अवनति वोल्टेज लगा रहता है, यानी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में लगा रहता है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है, इस लेयर से पहले यानी इसमें करंट का फ्लो होने से पहले यहाँ न्यूनतम वोल्टेज यानी जो है जिसको हम प्राचीर विभव कहते हैं, या इसको हम कहते हैं विभव प्राचीर, ये पोटेंशियल बैरियर होता है एक सेमीकंडक्टर में, जिसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है। उससे कम वोल्टेज पे वो जो है इलेक्ट्रॉनों को आगे नहीं धकेलता, यानी करंट को आगे नहीं जाने देता। पीएन जंक्शन डायोड को चालू करने के लिए एक न्यूनतम वोल्टेज यानी जो विभव प्राचीर होती है उसको तोड़ना पड़ता है, तो उसको एक न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। सिलिकॉन डायोड के लिए यदि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है तो उसके लिए लगभग 0.7 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के लिए यही 0.3 वोल्ट होता है। जब इस वोल्टेज सीमा से अधिक होता है तो डायोड करंट को आसानी से प्रवाहित करने लगता है।
उसके बाद होता है धारा का प्रवाह, करंट का फ्लो। जब डायोड अग्र अवनति में होता है तो यह करंट का प्रवाह करने लगता है और यह करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण उत्पन्न होता है। एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन पी प्रकार में जाकर होल्स के साथ पुनर्संयोजन करते हैं, जिससे विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह होता है। इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड अग्र अवनति स्थिति में करंट को आसानी से प्रवाहित करता है और इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और संकेत यानी सिग्नलों को नियंत्रित करने और विद्युत प्रवाह को दिशा देने के लिए किया जाता है। यदि ये 2 नंबर का प्रश्न है तो केवल आप इसको धारा का प्रवाह पूछा गया है, प्रचालन इतना ही यदि आप कर देते हो फिर भी ये काफ़ी हद तक सही है। लेकिन इस ऊपर वाली सभी पॉइंटों को यदि समझ के करते हो तो ये लॉन्ग में भी आएगा, तो भी आप इस पूरे को लिख सकते हो। ये तीसरे का घ पार्ट है। अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, उसके परास पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेंज पर। शंट प्रतिरोध का या शंट प्रतिरोध को बढ़ाने पर अमीटर का परास कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि शंट प्रतिरोध अधिक होने पर मुख्य धारा का अधिक हिस्सा अमीटर की कॉइल से होकर गुजरेगा, जिससे या उसकी कुंडली से होकर गुजरेगा, जिससे अधिक धारा मापने की क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप अमीटर कम धारा का मापन करने के लिए सक्षम होगा, लेकिन उच्च धारा का नहीं। उसके अलावा इसकी सुग्राह्यता यानी सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? शंट प्रतिरोध बढ़ने पर अमीटर की सुग्राह्यता बढ़ जाती है, क्योंकि अमीटर अब कम धारा को भी अधिक सटीकता से माप सकता है।